नमस्ते साथियों। तो स्वागत है आप लोगों का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में लेक्चर नंबर 05 में, जो कि हमारा इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर होने वाला है, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे किंगडम प्लैंटी, किंगडम एनिमलिया, वायरसेस, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स एंड लाइकेंस। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट डायरेक्टली इनटू द बोर्ड। सो किंगडम प्लैंटी में हम लोगों को ये बोला जा रहा है कि किंगडम प्लैंटी इंक्लूड्स ऑल यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स कॉमनली कॉल्ड प्लांट्स। हम लोग जानते हैं कि प्लांट्स खुद का खाना खुद बना सकते हैं, इसीलिए हम लोग प्लांट को ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं। और क्यों ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर हमको क्लोरोफिल नाम का एक चीज देखने को मिलता है, जो कि इनको जो सनलाइट है, सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करते हैं। यानी कि जो फोटॉन्स है, फोटॉन्स के प्रेजेंस में खाने का सिंथेसिस करना, यानी कि खाना बनाना। सिंथेसिस करना मतलब क्या होता है? खाना बनाना या फिर फूड को प्रिपेयर करना। ठीक है, फूड को प्रिपेयर करना किसके रिस्पेक्ट में? फोटोन के प्रेजेंस में। ठीक है, फोटोन के प्रेजेंस में। फोटोन किसके अंदर होता है? सन लाइट के अंदर होता है फोटॉन्स। ठीक है, तो क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स कॉमनली कॉल्ड एज प्लांट्स। तो ए फ्यू मेंबर्स आर पार्शियली हेटेरोट्रॉपिक सच एज द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स और पैरासाइट्स। कुछ कुछ प्लांट्स आपको ऐसे देखने को मिलता है जो कि पैरासाइट होता है, यानी कि ये लोग हेटेरोट्रॉफिक होता है, यानी कि खुद का खाना खुद नहीं बना पाता है, लेकिन दूसरों के ऊपर खाने के लिए डिपेंडेंट रहता है। ठीक है, और जो इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है वो क्या करते हैं? इंसेक्ट के बॉडी में जो भी केमिकल्स रहता है, उसी केमिकल से न्यूट्रिशन लेके अपना न्यूट्रिशन पूरा करता है। ठीक है, तो औरों के ऊपर ये डिपेंडेंट है ये सारा प्लांट, तो इसीलिए हम लोग इसको बोलेंगे कि ये हेटेरोट्रॉपिक है, कुछ ही प्लांट है आपका। ठीक है, ब्लडरवर्ट एंड वेनस फ्लाईट्रैप आर एग्जांपल्स ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। मतलब ब्लडरवर्ट और जो वेनस फ्लाईट्रैप है आपका, वो है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। एंड कुस्कुटा इज ए पैरासाइट। तो पैरासाइट के अंदर आपका क्या आ गया? कुस्कुटा। ठीक है, ये एग्जाम्पल आपको डिट्टो याद रखना है। कुस्कुटा नाम का जो प्लांट है वो पैरासाइट फॉर्म होता है, और जो ब्लडरवर्ट है और जो वीनस फ्लाई ट्रैप है, समझ लो कि ऐसा इंसेक्ट उड़ता हुआ आ रहा है, तो उस पेड़ ने उस इंसेक्ट के अंदर के केमिकल को सेंस किया। जैसे ही इंसेक्ट उसके ऊपर जाके बैठा, तो उस पेड़ ने क्या किया? उस पेड़ ने अपना मुंह बंद कर लिया। अपना मुंह यानी कि उसका जो ट्रैप होता है, उस ट्रैप में उस इंसेक्ट को फंसा लिया। इंसेक्ट को निचोड़ के उसके अंदर का जो भी केमिकल्स है, जिसके अंदर न्यूट्रिशन रहता है, वो उस पेड़ ने चूस लिया और अपना न्यूट्रिशन का रिक्वायरमेंट फुलफिल कर दिया। तो ब्लडरवर्ट एंड वीनस फ्लाईट्रैप आपका क्या है? इंसेक्टिवोरस, मतलब इंसेक्ट खाता हुआ प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट। ठीक है, ओके, समझ में आ गया आपको? तो the plant cells have an eukaryotic structure with prominent chloroplasts and cell wall, mainly made up of cellulose. प्लांट का जो सेल वॉल होता है, वो किससे बनता है? मेनली सेलुलोज से बनता है। मेनली किससे बनता है प्लांट का सेल वॉल? मेनली सेलुलोज से बनता है। ठीक है, और क्या बोल रहा है कि द प्लांट सेल्स हैव एन यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर विथ प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट। मतलब प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेगा आपको प्लांट के अंदर, जो कि एक
बाई मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। बाई मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर मतलब क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको दो मेम्ब्रेन देखने को मिलेगा, ठीक है। ऐसा ही एक स्ट्रक्चर आपको अपने बॉडी में देखने को मिलता है जो कि दो मेम्ब्रेन का होता है। जल्दी से जाके कमेंट कीजिए कि हमारे बॉडी में कौन सा ऑर्गेनल ऐसा है जो कि बाई मेम्ब्रेनस होता है, ठीक है। ओके, यू विल स्टडी द यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर इन डिटेल इन चैप्टर 8। तो अभी नहीं, चैप्टर 8 में जाके हम लोग इसके पढ़ेंगे। प्लेंटी इंक्लूड्स एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। ये सब हम प्लांट किंगडम में डिस्कस करेंगे। लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स हैव टू डिस्टिंक्ट फेजेस। एक प्लांट के लाइफ साइकिल के अंदर दो डिस्टिंक्ट यानी कि दो अलग अलग फेज रहता है, जो कि द डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक फेज, जो कि स्पोरोफाइट का मतलब होता है स्पोर धारण करने वाला, मतलब जिसके अंदर स्पोर बनेगा। तो जिसके अंदर स्पोर बनेगा बेसिकली वो 2n होगा, और स्पोर क्या होगा, n होगा। तो 2n से n अगर बनेगा तो 2n नामक जो सेल होगा, 2n का जो सेल होगा जिसका क्रोमोसोम नंबर 2n होगा, वही स्पोर धारण करेगा और उसके अंदर ही स्पोर्स बनेंगे। तो इसीलिए बोलते हैं डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक एंड हैप्लॉयड गैमेटोफिटिक। गैमीट्स कैसा होता है, हैप्लॉयड होता है, तो इसीलिए स्पोर से ही गैमीट्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो 2n से n फॉर्म होता है, हम लोग सभी को मालूम है। तो हैप्लॉयड गैमेटोफिटिक होगा और डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक होगा। दैट ऑल्टरनेट विद ईच अदर, मतलब ये क्या करते रहते हैं, एक ही साथ ऑल्टरनेट। 2n से n, फिर दोनों n मिलके 2n, 2n से n होगा, फिर और एक n आएगा, ऐसे ही दोनों n मिला के फिर 2n होगा। तो डिप्लॉयड फेज और हैप्लॉयड फेज मिला के चलेंगे, ठीक है। The lengths of the haploid and diploid phases and whether these phases are free living or dependent on others vary among different groups in plants. Either free living होगा कि ये सब जो stages है इस किसी के ऊपर डिपेंड करे ही ना, और either free living नहीं होगा, किसी के ऊपर डिपेंडेंट कर ले, ठीक है। तो ये प्लांट बाय प्लांट वेरी करेगा, ठीक है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। यू विल स्टडी फर्दर डिटेल्स ऑफ दिस किंगडम इन चैप्टर 3। चैप्टर 3 में भी आप लोग पढ़ेंगे, लेकिन नीट के सिलेबस के ये पूरा बाहर है। किंगडम एनिमेलिया, दिस किंगडम इज कैरेक्टराइज्ड बाय हेटेरोट्रॉपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स दैट आर मल्टीसेलुलर। हेटेरोट्रॉपिक होगा मतलब औरों के ऊपर न्यूट्रिशन के लिए डिपेंडेंट होगा। यूकैरियोटिक होगा मतलब डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस होगा, और आर मल्टीसेलुलर मतलब जिसके अंदर मल्टीसेलुलर होगा। क्यों, क्योंकि जो भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, वो तो हमने प्रोटिस्टा में पढ़ ही लिया है ना। एंड देयर सेल्स लैक सेल वॉल, मतलब हमारे अंदर यानी कि एनिमेलिया के अंदर, जो भी एनिमेलिया के अंदर आते हैं उनके अंदर आपको सेल वॉल देखने को नहीं मिलेगा। दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड। इनडायरेक्टली और डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड करते हैं ये लोग, प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हैं फूड्स के लिए। जैसे कि हम लोग या फिर जो ग्रास फेड एनिमल्स होते हैं वो लोग किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, डायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। इनडायरेक्टली क्यों बोला है यहाँ पर, इनडायरेक्टली समझिए क्यों बोला है यहाँ पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, क्योंकि हम लोग तो खाएंगे आइदर फ्रूट्स या फिर प्लांट से, या फिर प्लांट से आता हुआ कुछ, या फिर प्लांट को खाएंगे, या फिर क्या खाएंगे, जो ग्रास फेड एनिमल्स होते हैं उन सब का मीट खाएंगे। लेकिन अल्टीमेटली हम लोगों को तो डिपेंडेंट एनर्जी के लिए प्लांट के ऊपर ही रहना पड़ेगा ना। जैसे कि समझिए यहाँ से सनलाइट आया, तो सनलाइट के प्रेजेंस में प्लांट ने सनलाइट को कैप्चर किया और इस एनर्जी को फूड के अंदर स्टोर कर दिया, ठीक है। तो इसी फूड को खाएगा कौन, एनिमल खाएगा, और इसी एनिमल को आइदर हम लोग खाएंगे या फिर इसी फूड को आइदर हम लोग खाएंगे, ठीक है। समझ में आया। तो हर एक एनिमल, ये जो किंगडम एनिमेलिया है वो प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। दे डाइजेस्ट देयर फूड इन एन इंटरनल कैविटी। एक इंटरनल कैविटी जैसे कि हम लोगों का स्टोमक एलिमेंट्री कैनाल है पूरा, ठीक है। तो एक इंटरनल कैविटी के अंदर ये फूड को डाइजेस्ट करते हैं एंड स्टोर फूड रिजर्व्स
एट ग्लाइकोजन और फैट। जैसे कि हम लोगों का तोंद निकला हुआ होता है, वो किस लिए होता है, ये बात जरा गौर से समझ लीजिए कि जब ग्लूकोज हमारे बॉडी में एक्सेस हो जाए जो कि एनर्जी के लिए काम पे नहीं लगेगा, तो हमारे बॉडी उसको ग्लाइकोजन नामक एक स्टोर्ड फैट के दौरान एक स्टोर फैट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, जिसको हम लोग तोंद बोलते हैं, या फिर जो बॉडी में जो एक्सेस फैट होता है वो किस लिए होता है, वो होता है इस ग्लाइकोजन के लिए, जो कि हमारी बॉडी फ्यूचर यूज के लिए रख देता है। ठीक है, तो ये जो ग्लाइकोजन या फिर स्टोर फैट है ये इसी का एक फॉर्म है। देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक। इसका मतलब क्या है, एक होलो कैविटी प्रेजेंट रहेगा जिसके अंदर ही सारा न्यूट्रिशन का खेल चलता रहेगा। जैसे कि हम लोगों का जो फूड पाइप है पूरा क्या है, होलोजोइक है, एक होलो कैविटी प्रेजेंट है ना भाई। इंजेक्शन ऑफ फूड मतलब फूड हमारे मुंह से अंदर जाएगा तो क्या होगा, इनसाइड गया, इसका मतलब इंजेक्शन किया, हमने फूड को ग्रहण किया। दे फॉलो ए डेफिनिट ग्रोथ पैटर्न एंड ग्रो इनटू एडल्ट्स दैट हैव ए डेफिनिट शेप एंड साइज। जैसे कि प्लांट का ग्रोथ अनलिमिटेड होता है। प्लांट का ग्रोथ क्या होता है, प्लांट का ग्रोथ अनलिमिटेड होता है। क्यों, क्योंकि प्लांट डी-डिफरेंशिएशन ऐसे ही डिफरेंट स्टेप से पूरे उम्र भर तक आप देखेंगे कि अगर एक प्लांट 200 इयर्स का भी हो, स्टिल दैट प्लांट विल ग्रो। मगर अगर आप 100 साल के हो जाए तो क्या आप ग्रो करेंगे, नहीं, आपका ग्रोथ तो 40 या फिर 50 साल के आते आते उससे पहले ही आप निपट जाओगे, है ना। तो प्लांट ग्रोथ अनलिमिटेड होता है, लेकिन एनिमल का जो ग्रोथ होता है, एनिमल का ग्रोथ क्या होता है बच्चे, एनिमल का जो ग्रोथ होता है वो लिमिटेड होता है। क्यों, क्योंकि हमारे अंदर ग्रोथ किसी भी तरीके की कैम्बियम, किसी भी तरीके की सेकेंडरी टिश्यूज, किसी भी तरीके की मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की वजह से नहीं होता है। हमारे अंदर जो ग्रोथ होता है वो होता है हार्मोन्स की वजह से, ग्रोथ हार्मोन की वजह से, है ना। तो वो हार्मोन एक ही उम्र तक हम लोगों के शरीर के अंदर निकलता है। हायर फॉर्म्स ऑफ शो इलाबोरेट सेंसरी एंड न्यूरोमोटर मैकेनिज्म। मतलब हमारे अंदर हम लोग एनिमलिया का सबसे हायर फॉर्म है जो कि होमो सैपियंस है ना। तो हमारे अंदर इलाबोरेट सेंसरी एंड न्यूरोमोटर मैकेनिज्म। न्यूरोमोटर का मतलब क्या होता है, जो न्यूरॉन्स होते हैं उनके अंदर आप लोग जाते हैं कि मोटर टाइप ऑफ न्यूरॉन होता है, जो कि न्यूरॉन एक मोटर टाइप का न्यूरॉन होता है जो क्या काम करता है, सीएनएस से जो सेंस है वो बाहर भेजने का काम करता है। सीएनएस से सेंस बाहर भेजने का काम करता है। सपोज कि ये आपका स्किन है ना, तो ये एक न्यूरॉन है जो कि ये जो इंपल्स सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचा देगा। अभी ये जो रिस्पॉन्स है वो जो न्यूरॉन करेगा उस न्यूरॉन को हम लोग मोटर न्यूरॉन बोलते हैं, है ना। तो मोटर न्यूरॉन बोलते हैं। ये जो रिस्पॉन्स जनरेट करेगा यानी कि समझ लीजिए कि आपके ऊपर एक मच्छर आके बैठ गया, मच्छर ने आपको काटा, आपको खुजली हुई। ये जो मच्छर काटने से खुजली होने तक का जो प्रोसीड्यूर है, मतलब मच्छर काटा और खुजली हुई, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपको ये बोल रहा है कि मच्छर ने काटा है, इसीलिए वहां पे एक बैक्टीरियल छोटू सा इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा है, इसीलिए आपको खुजली होता रहता है और वो जगह फूल जाता है, क्योंकि वहां का ब्लड वेसल प्रोट्रूड कर जाता है। जो वेनलेट होता है, जो छोटा छोटा सा वेन होता है, उसमें एक थोड़ा सा रप्चर दिखाई पड़ता है, और जो मच्छर है उसके जो मुंह के अंदर, मतलब उसका जो ट्यूब होता है उसके ऊपर क्या होता है, बैक्टीरिया होता है, जो हवा में जो घूमता रहता है बैक्टीरिया, तो इसीलिए वहां पे थोड़ा सा इंफेक्शन हो जाता है, जिससे चलते आप लोगों की खुजली होता है। हालांकि हमारी बॉडी उस इंफेक्शन से अपने आप को खुद ही रिकवर कर लेता है। तो न्यूरोमोटर का मतलब होता है ये कि न्यूरॉन का जो मोटर मैकेनिज्म है जो आपको
सेंसेस दिलवाएगा। अगर किसी ने आपको टच किया जो सोडियम पोटेशियम चैनल होगा आपका एक्टिवेट होगा और इसी के चलते आप लोग ये न्यूरोमोटर मैकेनिज्म का फायदा उठा पाओगे। ठीक है, सेंसरी एंड न्यूरोमोटर। सेंसरी मतलब क्या, जो मोटर सेंस कर सके, है ना। मोस्ट ऑफ देम आर कैपेबल ऑफ लोकोमोशन। हम लोग एक प्लेस से, लोकोमोशन का मतलब होता है खुद के बॉडी को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाना, मतलब पूरा प्लेस ही आप लोग चेंज कर देंगे। ठीक है, द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय कॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल फॉलोड बाय एम्ब्रायोलॉजिकल डेवलपमेंट। इसका मतलब है कि जो मेल है और जो फीमेल है, इन लोगों के बीच में क्या होगा, कॉपुलेशन होगा। अभी इसके बारे में हमसे ज्यादा जानकारी तुम लोगों को होगा, है ना। तो कॉपुलेशन के दौरान क्या होगा कि दोनों गैमेट्स का एक्सचेंज होगा, उससे क्या बनेगा, एक 2n सेल, एक 1 सेल्ड स्ट्रक्चर बनेगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, जाइगोट बोलेंगे। और इसी जाइगोट से फर्दर 8 सेल से अधिक स्टेज वाला, जब ये जाइगोट डिवाइड करेगा मल्टीपल टाइम्स, तो 8 सेल से अधिक स्टेज वाला जो पार्ट होगा उसको हम लोग बोलेंगे एम्ब्रायो। क्या बोलेंगे, एम्ब्रायो। और इसी से आपका पूरा जो शरीर है या फिर बॉडी फॉर्म होगा, जो कि हम लोग चैप्टर नंबर 4 यानी कि एनिमल किंगडम के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, वायरसेस, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स एंड लाइकेंस, ये इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट, मैं यहां पे लिख देता हूं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक को हम लोग फिनिश करेंगे विद इन 10 मिनट्स। कैसे, अब अच्छा मैं पहले आपको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं कि नीट के अंदर तुम लोग रेक्टाफिकेशन मार के जाओगे तो ज्यादा जल्दी याद आने की प्रोबेबिलिटी भी तो बनना चाहिए ना। तो हम लोग देखेंगे वायरसेस हम लोगों को याद रहता है, लेकिन वायरॉइड और प्रियॉन में कंफ्यूजन होना चालू होता है। तो इसी कंफ्यूजन से उभर के आने में मैं तुम लोगों को मदद करूंगा। लाइकेन के ऊपर मैंने फंगाई में तुम लोगों को ऑलरेडी बोल रखा है, अभी थोड़ी से डिटेल में हम लाइकेन को भी पढ़ेंगे। तो देखो वायरसेस में क्या बोल रहा है, शॉर्ट ट्रिक में अभी तुम लोगों को बोलूंगा। इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ व्हिटेकर देयर इज नो मेंशन ऑफ लाइकेन्स। लाइकेन के ऊपर कोई जिक्र ही नहीं किया गया है। Some acellular organisms like viruses, viroids and prions, these are briefly introduced here. ठीक है, these are briefly introduced here. मतलब ये जो पूरा पार्ट है ये RH व्हिटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में पूरा ही omitted है, मतलब वो भूल ही गए कि ऐसा भी कोई ऑर्गेनिज्म रहता होगा। All of us who have suffered the ill effects of common cold, flu, know what effects viruses can have us। मतलब हम लोगों को भली भांति पता है कि वायरसेस हमें क्या क्या इफेक्ट दे सकता है ना। तो जो कॉमन कोल्ड होता है या फिर जो फ्लू होता है, जो कि हम लोगों के बॉडी में होता है, राइनो वायरस का मतलब गेंडे वायरस नहीं होता। ठीक है, राइनो का मतलब सैर, राइनो का मतलब तो गेंडा होता है, RHINO, जो कि वो एक सिंग वाला होता है ना, नहीं वो नहीं है, ये एक वायरस का नाम है जो कि कॉमन कोल्ड कॉज करता है। ठीक है सर, हम तो एंटीबायोटिक खाते थे अभी तक तो हमें पता ही नहीं था कि ये सब वायरसेस के लिए होता है, और एंटीबायोटिक तो बैक्टीरिया के लिए काम करते हैं। जब भी हम मेडिसिन लेने जाते हैं डॉक्टर लोग क्या करते हैं, एक एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब कर देते हैं ना, तो उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करते है ना। इवन इफ वी डू नॉट एसोसिएट इट विथ आवर कंडीशन, viruses did not find a place in a classification since they are not considered truly living। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो सेल के बाहर किसी भी लिविंग सेल के आउटसाइड वायरस क्या होता है, एक डेड ऑर्गेनिज्म है। वायरस क्या है, एक डेड ऑर्गेनिज्म है ना। ये बात को अच्छे से समझ लो कि वायरस को एसेलुलर भी कहा जाता है। ठीक है, मतलब किसी भी लिविंग सेल के आउटसाइड वायरसेस आर डेड, मतलब वायरस का कोई भी प्राण नहीं है। जब भी ये किसी भी लिविंग सेल के इनसाइड
किसी भी लिविंग सेल के इनसाइड चला जाए तभी ये खुद लिविंग बन जाता है और डिवाइड करना चालू कर देता है। डिवीजन क्या हो जाता है, डिवीजन क्या होता है, डिवाइड करना क्या हो जाता है, स्टार्ट कर देता है ये, ठीक है ना। और हाई नंबर पे डिवाइड करता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इसे ट्रू लिविंग नहीं बोलेंगे कि हर टाइम बचा हुआ है बैक्टीरिया की तरह, नहीं। यही बेसिक डिफरेंस होता है वायरस और बैक्टीरिया में। और भी डिफरेंस है वो मैं आपको बता रहा हूं। इफ वी अंडरस्टैंड लिविंग एज दोज ऑर्गेनिजम्स दैट हैव ए सेल स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर हम लोग लिविंग से इसको कंपेयर करें जिसके अंदर एक प्रॉपर सेल स्ट्रक्चर होगा, एक फंक्शन होगा, ऐसे वायरसेस में नहीं होता है। द वायरसेस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब ऐसा नहीं कि कंप्लीट सेल है, सेल का ऑर्गेनेल, सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, सेल के अंदर डिफाइंड सेल वॉल या फिर सेल मेम्ब्रेन है, ऐसा वायरसेस में नहीं होता है। दैट आर कैरेक्टरिस्टिक बाय हैविंग एन इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल, मतलब इनके सेल के बाहर एक लिविंग क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होगा, ऐसे ऐसे करके क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। ये वायरस और ये वायरस का जो स्ट्रक्चर है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो नीट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि ये है टोबैको मोजाइक वायरस, जिसके अंदर आपको यहाँ पे आरएनए देखने को मिलेगा। ये जो बूंद बूंद की जैसा जो स्ट्रक्चर है ये है इसका आरएनए, और ये है इसका आउटर मेम्ब्रेन जिसको हम लोग कैप्सिड बोलेंगे। किसी भी दिशा से ये ऐसा लग रहा है कि ये एक जीवित प्राणी होगा या फिर लिविंग सेल होगा, देखने में ही एलियन जैसा लग रहा है ना। तो इसीलिए ये वायरस है, क्योंकि ये दिखता एलियन या फिर जो हमें दिखता नहीं है। जो सेल्स हम लोगों को दिखता है वो सेल क्या होता है, एक अच्छा सा प्रोमिनेंट सेल वॉल हो, या फिर एक सेल मेम्ब्रेन हो, या फिर उसके अंदर एक अच्छा सा न्यूक्लियस हो, या फिर न्यूक्लियस भी अगर ना हो तो कुछ सेल ऑर्गेनेल से देखने को मिल जाए, कुछ प्रोटोप्लाज्म ही हो, ये सब कुछ भी नहीं है इसके अंदर, है ना। तो यहाँ पे देखो एक शीट मिलेगा तुमको देखने में, यहाँ पे एक कॉलर है, जैसे कि हम लोगों का यहाँ पे कॉलर रहता है, यहाँ पे एक हेड है और यहाँ पे इसका टेल फाइबर है। इसको हम लोग बोलते हैं बैक्टीरियोफाज। क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफाज, यानी कि जो बैक्टीरिया में इन्फेक्शन करेगा। कहां पे इन्फेक्शन करेगा, बैक्टीरिया में, इन बैक्टीरियल सेल। ओके, कैसे इन्फेक्शन करेगा, अपना जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो बैक्टीरिया के अंदर चुपके से छोड़ देगा और बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल को हाईजैक करके बोलेगा भाई अब तुम वायरस बनाओगे, चुपचाप से मेरा कहा मान लो। कौन से प्रोसीड्यूर में बनाता है ये हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 के बायोटेक्नोलॉजी में। Once they infect a cell, they take over the machinery of the host cell। जैसा कि मैंने अभी आपको बोला कि पूरा होस्ट सेल का मशीनरी ले लेता है। ये कैसे, इसके अंदर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस नाम का एक एंजाइम होता है। अपने जो होस्ट सेल का डीएनए है वहां पे ये लोग कट लगाते हैं और अपने डीएनए या फिर अपने आरएनए का एक पार्ट वहां पे जाके जोड़ देते हैं और वायरस को कंट्रोल करना, बैक्टीरिया या फिर जो होस्ट सेल होता है उनको कंट्रोल करना चालू कर देते हैं, ठीक है। देमसेल्व्स किलिंग द होस्ट। ऐसे ही होस्ट को धीरे धीरे न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम हो जाता है कि हमारा न्यूट्रिशन हम तक तो पहुंच नहीं रहा, हम तो बना रहे हैं वायरस, तो धीरे धीरे वो मरने लगता है। व्हाट यू कॉल वायरसेस, लिविंग और नॉन लिविंग? कुछ भी नहीं बोलेंगे हम लोग, सेल के बाहर नॉन लिविंग और सेल के अंदर लिविंग। वायरस मीन्स वेनम और पॉइजनस फ्लूइड। ये नाम इसको क्यों पड़ा, क्योंकि दिमित्री इवानोव्स्की नाम का एक साइंटिस्ट था जो कि 1892 में रिकॉग्नाइज सर्टेन माइक्रोब्स एज ए कैजुअल ऑर्गेनिज्म। मतलब ये ऐसे ही एक टेस्ट कर रहे थे कि कैजुअल ऑर्गेनिजम्स है ऑफ द मोजाइक डिजीज ऑफ टोबैको, टीएमवी, टोबैको मोजाइक वायरस। क्या है, टोबैको मोजाइक वायरस। टोबैको मोजाइक वायरस नाम का एक वायरस होता है जो कि टोबैको प्लांट पे क्या करता है, ये टोबैको प्लांट पे कैंसर कर देता है या फिर ट्यूमर सेल इंड्यूस कर देते हैं, ठीक है। इसके अंदर एक प्लाज्मिड देखने को मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं टीआई प्लाज्मिड। क्या बोलते हैं, टीआई प्लाज्मिड, मतलब ट्यूमर इंड्यूसिंग जो ट्यूमर लाए ऐसा एक प्लाज्मिड डीएनए। प्लाज्मिड डीएनए क्या है,
ऐसा एक वेक्टर डीएनए है जिसके अंदर होस्ट यानी कि इसके अंदर ये जो वायरस का डीएनए है वो रहेगा, ठीक है। तो ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड मतलब एक वेक्टर डीएनए जो कि सेल के साइटोप्लाज्म में आपको देखने को मिलेगा, ये आप लोग पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी में जाके, ठीक है सर, ठीक है। These were found to be similar than bacteria because they pass through bacteria proof filters। इन्होंने क्या देखा कि बैक्टीरिया प्रूफ जो फिल्टर है, जो छन्नी होता है जिसमें बैक्टीरिया भी अटक जाते हैं, वहां से ये वायरस गुजर गया। मतलब ये देख रहे थे कि ये जो टीएमवी टोबैको मोजाइक वायरस एक डिजीज है, उस डिजीज से इन्होंने थोड़ा सा फ्लूइड निकाला और उस फ्लूइड को बैक्टीरिया, तब तक तो बैक्टीरिया ही इन लोगों के जहन में था कि बैक्टीरिया ही एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो डिजीज कॉज करवा सकता है, क्योंकि तब तक वायरस का आविष्कार भी नहीं हुआ। तो इवान वोस्की साहब ने क्या किया, जो टोबैको प्लांट का जो इन्फेक्टेड पोर्शन है वहां से थोड़ा सा फ्लूइड निकाला और उनको बैक्टीरियल स्टेन यानी स्टेन नहीं, बैक्टीरियल जो फिल्टर्स होता है उनमें डाला कि हाँ ये तो बैक्टीरिया ही हो गए, तो बैक्टीरिया अटक जाएगा, हम लोग माइक्रोस्कोप से इसको देख लेंगे। लेकिन उन्होंने ये देखा कि बैक्टीरिया से भी छोटा है और बैक्टीरियल फिल्टर भी ये पास कर गए। एमडब्ल्यू वेजरनिक 1898 में इनको डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि दैट एक्सट्रैक्ट ऑफ द इन्फेक्टेड प्लांट्स ऑफ टोबैको could cause infection in healthy plants। मतलब ये जो इन्फेक्शन है जो एक प्लांट में है, अगर उनको तुम दूसरे प्लांट में डाल दो तो उन दूसरे प्लांट पे भी ये इन्फेक्शन करवा सकता है। और नेम द न्यू पैथोजन एज वायरस एंड कॉल्ड द फ्लूइड एज कॉन्टाजियम वीवियम फ्लूइडम। नीट का क्वेश्चन है भैया, मार्क कर लो कि कॉन्टाजियम वीवियम फ्लूइडम किसने नाम दिया था, एमडब्ल्यू बेजरनिक ने दिया था। किसको बोला था, वायरस को बोला था, ठीक है। और नीट का क्वेश्चन है इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, इसका मतलब है इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। डब्ल्यू एम स्टैनली नाम का एक साइंटिस्ट आए 1935 में, उन्होंने ये दिखाया कि वायरसेस कुड बी क्रिस्टलाइज एंड क्रिस्टल्स कॉन्सिस्ट लार्जली ऑफ प्रोटीन्स। मतलब उस क्रिस्टल में क्या रहेगा, प्रोटीन्स रहेगा। दे आर इनर्ट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल, मतलब होस्ट सेल के बाहर ये इनर्ट रहेंगे, मतलब कोई भी कुछ भी शो नहीं करेंगे, चुपचाप बैठे रहेंगे, इनर्ट नेचर के। जैसे कि इनर्ट गैस होता है, कोई भी रिएक्शन शो नहीं करता है, तो ये भी कोई भी रिएक्शन शो नहीं करेंगे। वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, इसका मतलब इसका पैरासाइट ऑब्लिगेट मतलब ये खुद के मालिक खुद चूज करेंगे कि किस मालिक को मुझे चूसना है, मतलब स्पेसिफिक होते हैं। ऑब्लिगेट का मतलब क्या है, स्पेसिफिक। मतलब पैरासाइट्स किसी एक ऑर्गेनिज्म का पैरासाइट किसी एक वायरस होगा, जैसे कि टीएमवी टोबैको मोजाइक वायरस, ये आम गाछ, ये मैंगो के पेड़ में किसी भी तरीके की कुछ भी तरीके की डिजीज कॉज नहीं कर सकता, मतलब ये ऑब्लिगेट होता है। ऑब्लिगेट का मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक होस्ट, स्पेसिफिक मतलब स्पेसिफिक होस्ट को ही अटैक करेंगे और उनके अंदर डिजीज कॉज करेंगे। इन एडिशन टू proteins, viruses also contain genetic material that could be either DNA और RNA। मतलब वायरस का जेनेटिक मटेरियल RNA भी हो सकता है, DNA भी हो सकता है, लेकिन बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल DNA ही होगा, ठीक है। नो वायरसेस कुड कंटेन बोथ RNA और DNA, दोनों एक साथ वायरसेस के अंदर नहीं रह सकता, इधर RNA रहेगा या फिर DNA रहेगा। ए वायरस इज ए न्यूक्लियो प्रोटीन, मतलब ए वायरस क्या होता है, न्यूक्लियर, कुछ में कुछ सब्सटेंस रहेगा और कुछ प्रोटीनिशियस सब्सटेंस रहेगा, यानी कि न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का एक मिश्रण होता है। आरएनए का मतलब क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो एक तरीके का न्यूक्लिक एसिड, और आउटसाइड जो कोट है वो प्रोटीन का कोट है, अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लिक एसिड का है, तो दोनों मिलके हो गए न्यूक्लियो प्रोटीन एंड द जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस। इनका जेनेटिक मटेरियल इन्फेक्शियस होगा, यानी कि डीएनए और आरएनए इन्फेक्शियस होगा। लेकिन अभी हम लोग देखेंगे कि इसका प्रोटीन कोड भी इन्फेक्शियस होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रियन। मैं अभी आ रहा हूं, एक सेकेंड। अभी देखिए, इन जनरल viruses that infect plants have single stranded RNA। जो वायरसेस प्लांट को
इन्फेक्शन पहुंचाए, प्लांट को इन्फेक्शन पहुंचाए, वो कैसा होता है, एसएसआरएनए वाला होता है। मतलब उसके अंदर आपको सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड वायरसेस दैट इन्फेक्ट एनिमल्स हैव ईदर सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। जो वायरसेस एनिमल्स के अंदर, जो वायरसेस एनिमल्स के अंदर इन्फेक्शन करेगा, वो क्या होगा, ईदर सिंगल स्ट्रैंडेड होगा या तो वो डबल स्ट्रैंडेड होगा, ठीक है। तो यूजुअली इधर सिंगल स्ट्रैंडेड होगा या तो वो डबल स्ट्रैंडेड होगा। और एनिमल वाला क्या होगा, या तो वो एसएसआरएनए वाला होगा या फिर वो डीएसआरएनए वाला होगा, ठीक है। और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए या फिर वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वाला होगा। अभी सर ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ये सब क्या होता है, मतलब अगर एक ही स्ट्रैंड या फिर जो हम लोग देखते हैं ना कि हमारे घर के अंदर जो स्टेयर्स होते हैं, उस स्टेयर्स के साइड में आप लोग दो स्टेयर्स के साइड में ऐसे दो रेलिंग की शेपेड का दो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है ना। अगर वो दो रहे तो अगर हम वो दो रहे तो हम उनको बोलेंगे कि डबल स्टैंडर्ड है, यानी कि दो स्टैंड, यहाँ पे एक स्टैंड और यहाँ पे एक स्टैंड मिलके एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए हुआ। अगर वो एक रहे और वो डीएनए हो, यानी कि उसके अंदर एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायामीन नाम का जो आपका नाइट्रोजनस बेस है वो प्रेजेंट हो, और उसके अंदर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोज, डीऑक्सीराइबोज शुगर प्रेजेंट हो, डीऑक्सीराइबोज शुगर प्रेजेंट हो, डीऑक्सीराइबोज शुगर प्रेजेंट हो, और उसके अंदर ये सब बेस पेयर, ये सब बेसिस प्रेजेंट हो। बेस पेयर तो तब नहीं रहेंगे क्योंकि एक ही स्ट्रैंड है, तो ये सब बेसिस अगर प्रेजेंट हो तो हम लोग इनको बोलेंगे कि ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है ना। अगर यहाँ पे टी के जगह यू आ जाए, यानी कि यूरासिल आ जाए, यूरासिल को हम लोग क्या बोलते हैं, 5 मिथाइल थायमीन, यानी कि मिथाइल के, यानी कि थायमीन के 5 नंबर जो कार्बन है उनके अंदर एक मिथाइल ग्रुप अटैच कर दो तो वो यूरासिल बन जाएगा। और अगर यहाँ पे डीऑक्सीराइबोज की जगह राइबोज शुगर हो, यहाँ पे राइबोज शुगर हो, तो हम लोग इस कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, ठीक है। और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए तो आप लोगों को पता चल ही गया। और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए क्या होता है, अगर राइबोज शुगर हो और दोनों स्ट्रैंड हो और यूरासिल रहे, ठीक है। तो बैक्टीरियल वायरसेस और बैक्टीरियोफाजेस, मतलब बैक्टीरियल वायरसेस, जो वायरस बैक्टीरिया को इफेक्ट करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं बैक्टीरियोफाजेस, आर यूजुअली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस। तो ये जो आपका बैक्टीरियोफाज, ये जो आपका बैक्टीरियोफाज है, ये कैसा है, ये बैक्टीरियोफाज कैसा है, एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए वाला वायरस है ना, एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए वाला वायरस है, ठीक है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए यहाँ पे मैं लिख देता हूं, डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस, ताकि आपको नोट्स में कोई भी दिक्कत ना हो, और टेलीग्राम चैनल में जब जाके आप लोग नोट्स डाउनलोड करें तब आपको बहुत ज्यादा सुविधा हो, ठीक है। द प्रोटीन कोड कॉल्ड कैप्सिड, इनका प्रोटीन कोड को हम लोग क्या बोलेंगे, कैप्सिड, मेड अप ऑफ स्मॉल सब यूनिट्स ऑफ कैप्सोमियर्स। अब ये जो कैप्सिड आप लोगों ने अभी देखा, यहाँ पे ये जो प्रोटीन कोड है, ये कैप्सिड क्या है, एक प्रोटीन कोट है जिसके अंदर जो छोटा छोटा सब यूनिट आपको देखने को मिलेगा उसको हम लोग बोलेंगे कैप्सोमियर्स, ठीक है। उनको हम लोग क्या बोलेंगे, कैप्सोमियर्स बोलेंगे, ठीक है। समझ में आ गया। प्रोटेक्ट्स द न्यूक्लिक एसिड, मतलब कैप्सोमियर क्या प्रोटेक्ट करेगा, न्यूक्लिक एसिड, ऑफ कोर्स उसके अंदर ही जेनेटिक मटेरियल रहेगा ना प्रोटीन कोड के अंदर। दीज कैप्सोमियर्स आर अरेंज्ड इन हेलिकल और पॉलीहेड्रल जियोमेट्रिक फॉर्म्स। ये कैप्सोमियर क्या फॉर्म करेगा, हेलिकल और पॉलीहेड्रल, यानी कि हेलिक्स का मतलब क्या होता है, हेलिक्स का मतलब होता है ऐसे ही एक हेलिकल, यानी कि बाउंडेड स्ट्रक्चर, ऐसा स्ट्रक्चर हेलिकल, और पॉलीहेड्रल यानी कि बहुत सारा ऐसा हेड्रल, मतलब ऐसा बहुत सारा, उसके अंदर हमको क्या देखने को मिलेगा, आर्म्स देखने को मिलेगा। तो पॉलीहेड्रल मतलब, पॉली का मतलब होता है अनेक, पॉली का मतलब क्या होता है,
अनेक, पॉली का मतलब क्या होता है मेनी, और हेड्रल का मतलब क्या होता है हेड्स, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे हेड्स आपको देखने को मिलेगा कैप्सोमियर्स के अंदर, या फिर आपको आर्म्स भी देखने को मिल सकता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए बहुत सारे हेड फॉर्म किया है यहाँ पे, ठीक है। हेड लाइक सकते, छोटा छोटा हेड है ये, ठीक है। और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पॉलीहेड्रल है, यानी कि बहुत सारे साइड्स आपको देखने को मिलेगा। देखो एक साइड, दो साइड, तीन साइड, यानी कि पॉलीहेड्रल, बहुत सारा साइड मिला के एक स्ट्रक्चर फॉर्म किया, और उसी को हम लोग बोलते हैं कैप्सोमियर्स। वायरसेस कॉज डिजीजेस लाइक मम्स, स्मॉल पॉक्स, हार्फीज एंड इन्फ्लुएंजा। ये सब बैक्टीरियल डिजीज नहीं है, इसीलिए मैं ब्लू से टिक कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे ही आपका गलती होगा। मम्स, स्मॉल पॉक्स, हार्फीज, इन्फ्लुएंजा, ये सब वायरल डिजीज है, यानी कि इनका कोई इलाज पॉसिबल नियर अबाउट नहीं है, नियर अबाउट नहीं है, क्योंकि वायरल है तो सिम्टोमेटिक ही इलाज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक एंटीबायोटिक खिला दिया और काम खत्म कर दिया, ठीक है। एड्स इन ह्यूमंस इज आल्सो कॉज्ड बाय वायरस, क्योंकि वायरस म्यूटेट करते हैं, वायरस का आरएनए सेकंड सेकंड में चेंज होता है, इसीलिए आप उसका कोई फिक्स्ड इलाज नहीं कर सकते। इन प्लांट्स द सिम्टम्स कैन बी मोजाइक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग और कर्लिंग। प्लांट के अंदर ये मोजाइक फॉर्म कर देंगे, यानी कि सरफेस को थोड़ा हार्ड कर दिया, या फिर लीफ रोल कर दिया। प्लांट का जो लीफ है जो फोटोसिंथेसिस करता है अपना लैमिनर वाले पोर्शन में, ऐसा इनका सरफेस एरिया है, और उसका सरफेस एरिया घटा के उसको रोल कर दिया, तो अब क्या होगा, ये लीफ अच्छे से फोटोसिंथेसाइज नहीं कर पाएगा, और फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा तो प्लांट अपना खाना नहीं बना पाएगा, एनर्जी नहीं ला पाएगा, और प्लांट धीरे धीरे मर जाएगा। यूलोइंग एंड वेन कर्लिंग, मतलब प्लांट का जो लीफ है वो येलो हो जाएगा, उनके अंदर क्लोरोफिल मर जाएगा, और वेन क्लियरिंग, उसका जो वेन है वो क्लियर हो जाएगा, है ना। डॉर्फिंग एंड स्टन ग्रोथ, मतलब प्लांट का डॉर्फ हो जाना, यानी कि ग्रोथ कम जाना, उसके अंदर हार्मोनल ग्रोथ कम हो जाएगा, उसके अंदर खुद का खाना खुद बनाने का क्षमता चला जाएगा, तो खुद क्या खाएगा, अगर खुद नहीं खाएगा तो ग्रो कैसे करेगा, तो डॉर्फ हो जाएगा, ठीक है। अभी वायरॉइड्स क्या होता है, प्रियॉन्स क्या होता है, वो मैं एक चुटकी में एक ट्रिक से आपको क्लियर कर दिया। देखो हमने पढ़ा कि वायरस के अंदर तुम्हें दो चीजें देखने को मिलेगा, एक तो है प्रोटीन कोट और एक है न्यूक्लिक एसिडिक पोर्शन, है ना। न्यूक्लिक एसिड यानी कि आरएनए या फिर डीएनए, जो कि जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। तो तुम खुद देख लो कि प्रियॉन के अंदर पी है, प्रोटीन कोट के अंदर भी पी है, तो सिर्फ और सिर्फ जो प्रोटीन कोट होगा उनको ही, जो इन्फेक्शियस प्रोटीन कोट होगा उनको हम लोग बोलेंगे प्रियॉन, और बचा रहेगा वायरॉइड। तो इस वायरॉइड को हम लोग क्या बोलेंगे, वायरस का जेनेटिक मटेरियल हो गया। तो प्रियॉन्स क्योंकि प्रोटीन कोट है, तो समझ लो कि वायरस का शेप ऐसा है, समझ लो एक वायरस का शेप ऐसा है, उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है ऐसा। अगर इस प्रोटीन कोट को, आउटर कोट का अगर तुम इंटैक्ट निकाल लोगे तो इसका शेप क्या होगा, वायरस के शेप के सिमिलर होगा ना, वायरस जैसा दिखता था वैसा ही दिखेगा, बस इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल गायब है। तो प्रियॉन्स हैव द सिमिलर शेप एज अ वायरस, ठीक है। प्रियॉन्स का जो शेप है वो वायरस के सिमिलर ही होता है ना। आउटर मोस्ट प्रोटीन कोट को हम लोग प्रियॉन्स बोलते हैं, और न्यूक्लिक एसिड, ये जो वायरॉइड है वायरस का न्यूक्लिक एसिड वाला पार्ट है। तो वायरॉइड किसने आविष्कार किया था, 1971 में टीओ डिनर सर ने वायरॉइड्स को आविष्कार किया था, जो कि नीट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्कवर्ड ए न्यू इन्फेक्शंस एजेंट्स दैट आर स्मॉलर देन वायरस। स्वाभाविक है कि वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो वायरस से तो छोटा ही होगा ना। तो वायरॉइड क्या होता है, वायरस का जेनेटिक मटेरियल होता है, स्मॉलर देन वायरस होता है, एंड कॉज्ड पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, यानी कि पोटैटो के अंदर एक स्पिंडल ट्यूब फॉर्म कर देगा, जिसको हम लोग बोलते हैं पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। इट वाज फाउंड टू बी ए फ्री आरएनए। ये क्या है, ये वायरॉइड क्या होता है,
फ्री आरएनए होता है, ये जो पोटैटो के अंदर स्पिंडल ट्यूबर डिजीज किसकी वजह से कॉज होता है, फ्री आरएनए की वजह से कॉज होगा, ठीक है। इट लैक द प्रोटीन कोड दैट इज फाउंड इन वायरसेस, ये वायरसेस के अंदर जो प्रोटीन कोड होता है वो इसमें नहीं मिलेगा क्योंकि सिर्फ और सिर्फ खोखला जेनेटिक मटेरियल है, हेंस द नेम इज वायरॉइड। द आरएनए ऑफ द वायरॉइड वाज ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट, कैसे होता है इसका आरएनए, ये भी नीट का क्वेश्चन है कि लो मॉलिक्यूलर वेट का ही होता है। प्रियॉन्स, in modern medicine certain infectious neurological diseases were found to be transmitted by an agent consisting of abnormally folded protein, मतलब वायरस के बाहर का जो abnormally fold होता है, मतलब किसी भी शेप में फोल्डेड प्रोटीन है जो कि हमारे बॉडी रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाए, वैसे फोल्डेड प्रोटीन को, आउटर प्रोटीन कोड को हम लोग बोलेंगे प्रियॉन। द एजेंट वन सिमिलर इन साइज एज वायरसेस, मैंने आपको जो कि यहाँ पे ऑलरेडी बता रखा है ना, यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बता रहा है कि प्रियॉन्स हैव सिमिलर साइज एज ए वायरस। दिस एजेंट्स वेर कॉल्ड प्रियॉन्स, क्या बोलते हैं, प्रियॉन्स बोलते हैं। दिस मोस्ट नोटेबल डिजीजेज caused by prions are bovine spongiform encephalopathy, BAC commonly known as mad cow disease, मतलब मोस्ट प्रोबेबल जो मोस्ट नोटेबल डिजीज होता है वो होता है काऊ के अंदर, जो कि है मैड काऊ डिजीज, यानी कि काऊ को पागल कर देता है, इतना भयानक डिजीज होता है ये, इतना भयंकर, इतना दर्दनाक डिजीज होता है, ठीक है। और इस प्रियॉन से कॉज्ड होने वाला डिजीज को हम लोग अदर नेम, कौन से अदर नेम से जानते हैं, वो है बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्केफेलोपैथी इन कैटल एंड इट इज एनालोगस वेरिएंट एज CR जैकोब डिजीज इन ह्यूमंस, मतलब ये प्रियॉन्स ह्यूमंस के अंदर भी डिजीज कॉज करवाते हैं जो कि है CR जैकोब डिजीज। अब हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचा है जो कि है लाइकेन। अभी मैंने जब आप लोगों को फंगाई पढ़ाया था उसके अंदर आपको बोला था अगर फंगाई का लेक्चर नहीं देखे हो तो इसी के पहले का लेक्चर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, लेक्चर नंबर 04 बाय इंजीनियर एजुकेशन शोइकोत्सर, ठीक है, वो लेक्चर जाके देख लो। फंगाई जब मैंने पढ़ाया था तब मैंने बोला था कि जो लाइकेन है वो एल्गी के साथ फंगाई का, लाइकेन है जो एल्गी के साथ फंगाई का जो एसोसिएशन होता है उसी एसोसिएशन से बनता है ना, उसी एसोसिएशन से बनता है। सर हम लोग माइकोराइजा और लाइकेन को कैसे याद रखें, लाइकेन के अंदर एल आता है और एल्गी के अंदर भी एल आता है, माइकोराइजा के अंदर आर आता है, हायर प्लांट के रूट इसके अंदर भी आर आता है, रूट, आर फॉर हायर प्लांट का रूट और आर फॉर माइकोराइजा, ठीक है। तो ऐसे याद रखना है। लाइकेन का एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, मतलब म्यूचुअल एसोसिएशन, कि भाई फंगाई पार्ट मिनरल्स कलेक्ट करके प्लांट को देगा, मतलब प्लांट मिनरल कलेक्ट करके फंगाई पार्ट को देगा और फंगाई उसको तोड़ ताड़ के प्लांट को परोस देगा, है ना। तो म्यूचुअली यूजफुल होता है, मतलब एक दूसरे के काम पे आता है, हमारे दोस्तों की तरह नहीं जो कि एक दूसरे में छुरा भोंकने में काम करते हैं ना। Associations between algae and fungi. The algal component is known as phycobiont and fungal component is mycobiont. अब इसको कैसे याद रखें, फंगाई का जो किंगडम होता है और फंगाई का जो स्टडी होता है उसको हम लोग बोलते हैं माइकोटा। क्या बोलते हैं, किंगडम फंगाई को हम लोग बोलते हैं माइकोटा। क्या बोलते हैं, माइकोटा बोलते हैं। और फंगाई का जो स्टडी होता है उस स्टडी को हम लोग बोलते हैं माइकोलॉजी, मतलब स्टडी ऑफ फंगाई, है ना, स्टडी ऑफ फंगाई, यानी कि फंगाई रिलेटेड कुछ भी उसके अंदर माइको वर्ड आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो जो माइकोबायोन्ट वाला पार्ट है वो किसका हो जाएगा, फंगल का हो जाएगा, और फाइकोबायोन्ट वाला पार्ट एल्गी का हो जाएगा। विच आर ऑटोट्रॉफिक, कैसा होता है ये, ऑटोट्रॉफिक होता है, मतलब खुद का खाना खुद बना सकता है। एंड हेट्रोट्रॉफिक होता है, मतलब फंगल पार्ट हेट्रोट्रॉफिक होगा और एल्गल जो पार्ट होगा क्योंकि उसके अंदर फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा तो वो कैसा होगा, ऑटोट्रॉफिक होगा। एल्गी प्रिपेयर फूड फॉर फंगाई एंड फंगाई प्रोवाइड शेल्टर एंड एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर्स फॉर इट्स पार्टनर, मतलब फंगाई क्या करेगा, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेगा, प्लांट को देगा, फंगाई एब्जॉर्ब करेगा मिनरल्स को,
प्लांट को या फिर एल्गी को जाके देखा, और एल्गी क्या करेगा, फूड को स्टोर कर, फूड बनाएगा फंगाई के लिए, क्योंकि ये कैसा होता है, ऑटोट्रॉफिक होता है ना। So close is their association that if one saw a lichen in nature, one would never imagine that they had two different organisms within them। मतलब अगर आप एक लाइकेन को देखोगे तो कोई भी देख के ये नहीं बता सकता कि ये दोनों दो डिफरेंट एसोसिएशन, मतलब एक माइक्रोबायोट एक फाइकोबायोट, ऐसे डिफरेंट एसोसिएशन से एक लाइकेन बना है, दिखने में सिमिलर, मतलब एक ही लगता है मगर एक के अंदर दो है। जैसे कि आप दिखने में एक ही लगते हो लेकिन आपके शरीर में दो दिल रहता है ना। ऐसा मत करो, नहीं तो दिल फट के चार हो जाएगा और नीट तुम्हारा निकल जाएगा। लाइकेन्स आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर। ये नीट का क्वेश्चन है कि पॉल्यूशन इंडिकेटर किसको बोलते हैं, लाइकेन को बोलते हैं, क्योंकि जहां जहां पॉल्यूशन होगा वहां वहां लाइकेन ग्रो नहीं करेगा। तो लाइकेन्स आर पॉल्यूशन इंडिकेटर, मतलब अगर पॉल्यूशन बढ़ गया तो लाइकेन खत्म समझो। दे डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरियाज। तो ऐसे ही करके हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को पूरा 5 क्लासेस में, यानी कि हमारा जो 5 लेक्चर्स में हमने तोड़ तोड़ के बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को पूरा खत्म कर लिया है। तो इस 5 लेक्चर को जाके देख लो, मैक्स टू मैक्स 3 घंटे का लेक्चर होगा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पूरा आपका खत्म हो जाएगा। सो आई एम श्रीकर सर हियर, मिलता हूं आप लोगों से प्लांट किंगडम नाम का लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट। और इसका नोट मिल जाएगा पूरा आज रात को टेलीग्राम चैनल के ऊपर। थैंक यू सो मच, गुड बाय।